जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक एग्जांपल लेंगे, एक सिंपल क्यूबिक मटेरियल लेंगे और उसके लिए हम डोमेन वॉल विड्थ का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है। और उसमें हम एग्जांपल लेंगे ब्लॉक वॉल की। तो जिस तरह मैंने ये एक डोमेन वॉल यहाँ पर शो की हुई कि इसकी ये डोमेन वॉल विड्थ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है। ठीक है, ये एक डोमेन है। ठीक है, एक डोमेन है और ये दूसरी डोमेन है और इसके बीच की ये विड्थ आ गई जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इस डोमेन वाल विड्थ को हम डेल्टा से शो करते हैं। ठीक है, और इसमें हमने देखा था कि डोमेन वाल की विड्थ में दो एनर्जीज की कंट्रीब्यूशन थी, एक्सचेंज एनर्जी एंड मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी एनर्जी। तो उसमें हमने देखा था कि अगर डोमेन वाल विड्थ ज़्यादा हो जाए तो एक्सचेंज एनर्जी कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इनकी वो एक्सचेंज एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मीन की एक्सचेंज एनर्जी फेवर्स के डोमेन वाल विड्थ ज़्यादा हो। अच्छा, लेकिन उसमें साथ ये होता है कि अगर डोमेन वाल विड्थ ज़्यादा हो तो मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी एनर्जी वो बढ़ जाती है। तो आज की क्लास में हम दोनों एनर्जीज़ को सिंपल क्यूब की एग्जांपल लेके दोनों एनर्जीज़ को हम फाइंड करके टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर वहाँ से स्टेबल डोमेन वाल विड्थ निकालते हैं। तो लेट्स पहले हम देखते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन टू नेबरिंग स्पिन्स और नेबरिंग मूवमेंट्स वो किसकी होती है, एफ एक्सचेंज इक्वल टू -2 JE6 समेशन SI डॉट SJ। ठीक है, और इसमें SI डॉट SJ ये वेक्टर है, इसको हम लिखें तो वो SI मैग्नीट्यूड वो S हो जाएगा और SJ वो भी S हो जाएगा क्योंकि एक ही मटेरियल के एटम्स हैं, दोनों की जो स्पिन की मैग्नीट्यूड होगी वो सेम हो जाएगी। तो S डॉट S ठीक हो गया, वो S इंटू कॉज ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दोनों मूवमेंट्स के बीच का एंगल। इसमें हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये एक मूवमेंट ये वाला है, एक मूवमेंट ये वाला है और इसके साथ वाला मूवमेंट ये है, तो दोनों के बीच का एंगल मीन कि इसकी अगर मैं अलग से यहाँ बना लूँ कि एक मूवमेंट इधर है डोमेन वाल के अंदर, एक मूवमेंट इधर है और दूसरा ये वाला जो था ये वाला एक तो ये हो गया और दूसरा ये वाला मूवमेंट था उसको मैं यहाँ अलग से बना लूँ, वो इस तरह है। ठीक है, तो इनका बीच का जो एंगल आएगा, इनका बीच का एंगल ये, ठीक है, ये एंगल। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं फाई आई जे। इन जनरल इसको हमने कह दिया कि ये आइथ मूवमेंट है, ये आगे जे मूवमेंट है, इस तरह। मतलब ये वन है, वन का सब के साथ, फिर टू का सब के साथ, इस तरह इंट्रोडक्शन। तो ये क्या थी हमारे पास -2 J समेशन SI डॉट SJ और SI डॉट SJ इसको हम लिख सकते हैं, ये अभी हम बात कर रहे थे कि ये इसकी मैग्नीट्यूड S है, इसकी मैग्नीट्यूड भी S है और इंटू कॉज ऑफ थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जिस तरह हम करते हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ SI वो S है, दूसरी भी S है क्योंकि सेम एटम्स है, तो S इंटू S स्क्वायर और कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ फाई आई जे। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन फाई आई जे। मैं फिर बताता हूँ कि ये कोई भी हम जो मूवमेंट ले रहे हैं ना, जिस तरह एक मूवमेंट मतलब इसको आई इसको जे, तो आई जी का एंगल, फिर ये आई फिर जे आई इसका एंगल, इस तरह से 1। तो अब इसमें हम लेते हैं कि अगर फाई आई जे इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, क्योंकि ये देखें कि ये एंगल बहुत स्मॉल है ना जो ट्रांजिशन हो रही है। ये मैक्सिमम कब होगा कि अगर ये एक मूवमेंट इधर है, ये इधर है और दूसरा फ़ौरन उधर हो जाए। ठीक है, ये मीन कि एक इधर है और दूसरा फ़ौरन उस तरफ हो जाए, तो फिर ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री का, वो बहुत ज़्यादा एंगल होगा। लेकिन ये हम ये देखना ऐसा नहीं होता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है इस तरह, तो ये एंगल बहुत स्मॉल होगा बीच में। अगर ये बहुत स्मॉल हो और इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें, कॉज ऑफ फाई आई जे होता है 1 माइनस फाई आई जे होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो इसमें क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो हम इसकी फाई आई जे, इसकी जो हायर पावर्स हैं उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो वी गेट 1 माइनस फाई आई जे होल स्क्वायर ओवर 2। सो फिर हमारे पास ये एफ एक्सचेंज क्या बन जाएगा, इसमें पुट कर लें। ठीक है, ये कॉज ऑफ ये वाली वैल्यू, कॉज ऑफ वैल्यू यहाँ पुट कर लें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा -2 JE स्क्वायर 1 माइनस कॉज फाई आई जे होल स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, कॉज ऑफ फाई आई जे को एक्सपेंड किया, उस अप्रोक्सीमेशन लगाई और उसकी जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ पुट कर ली। ठीक हो गया। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दें 2JS के 1 के साथ और फिर इस टर्म के साथ। तो अब बेसिकली ये देखें, ये तो टर्म कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि ये J मटेरियल डिपेंडेंट है, S भी मटेरियल डिपेंडेंट हो गया, ये तो फिक्स होगी। अब हम ये देखते हैं आगे कि ये जो अगली टर्म है ये वेरी कर रही है, ये एंगल पे डिपेंड कर रही है दोनों पे, और हमने एंगल ही को देखना है कि जितना ज़्यादा एंगल कम होगा इसमें उतनी डोमेन वाल विड्थ ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक होगा। जितना कम एंगल होगा ये, उतना ये छोटे छोटे एंगल में ये टर्न करेंगी और मूवमेंट वाल वेट बढ़ती जाएगी। तो एंगल डिपेंडेंट पार्ट हम ले लें यहाँ से, जे ई एस के फाई आई जे इसके। अब हम दो केस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं, अगर अब्रप्ट चेंज हो जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम ट्रांजिशन हो जाए 180 डिग्री की, फिर क्या होगा। और ये अगर ये ग्रेजुअल हो, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा। दोनों केस में देखते हैं कि कौन सी फेवरेबल होगी। तो पहले हम देखते हैं कि अगर अब्रप्ट चेंज है कि मूवमेंट, अब्रप्ट चेंज को, इसको मैंने जिस तरह इस फिगर में भी नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ, या इसको फर्दर मैं यहाँ पर इस फिगर में भी देख लूँ कि ये सारे डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है, ठीक है। ये डोमेन है, और जो ब्लैक वाली लाइन क्या है, ये डोमेन वाल है, ये बीच वाली, ठीक है। अब्रप्ट चेंज का मतलब ये है कि ये यहाँ से अब डोमेन वाल के अंदर जाए तो फ़ौरन ये एकदम ये स्विच कर जाए 180 डिग्री, मीन कि ये फिनोमेना ना हो। ये जो फिनोमेना है ये इसमें नहीं हो रहा है, जस्ट यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है। तो उस केस में ये जो एंगल हो जाएगा दो, मतलब ये अगर इसको मैं आइथ मूवमेंट कह दूँ, इसको आइथ मूवमेंट कह दूँ और इसको जेथ मूवमेंट कह दूँ, तो आई टू जे आप जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो फाई आई जे एंगल वो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन या 180 डिग्री। सो इसमें पुट कर लें जो हमारा ये एक्सप्रेशन था, फाई आई जे एंगल डिपेंडेंट पार्ट सिर्फ हमने ले लिया, फाई आई जे जहाँ पुट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, जे ई एस के फाई आई जे की जगह पाई आ जाएगा, तो पाई स्केयर ये हो गया। ये क्या हो गया, एफ एक्सचेंज अब्रप्ट मीन एक्सचेंज एनर्जी फॉर अब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, ये वाला केस ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जो है ये चेंज है वो अब्रप्ट नहीं होती, बल्कि ये एन एटम्स में स्प्रेड है। यहाँ से ये अप है, ये डाउन है, तो इस तरह ये ब्लॉक वाल जो सॉरी ये स्टेप बाय स्टेप ये टर्न कर रहे हैं, या इसी को यहाँ पर देख लीजिए, ये इतने एटम्स हैं, ये एन एटम्स हैं बीच में। ये जो एक मूवमेंट है ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ब्लैक रेड एरो, तो ये एन एटम्स में स्प्रेड है। तो ओवरऑल एंगल देखिए यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो रहा है, फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस डोमेन, ये डोमेन वाल विड्थ होगी। तो अगर आप जब इस डोमेन से आएंगे, ये यहाँ से इस डोमेन से चलें और इस तक आएँ, तो एंगल कितना 180 डिग्री का, और वो कितने, वो जो 180 डिग्री एंगल है वो इतने एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एन एटम्स में। तो कोई से दो मूवमेंट के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री ओवर एन, या अगर इसको रेडियन में कह लें तो ये पाई एंगल चेंज हो रहा है, और बीच में एन एटम्स में वो एंगल डिवाइड हो रहा है। तो कोई से दो मूवमेंट्स के बीच में इसमें, मतलब ये कह लें ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय एन, या ये वाला कितना हो जाएगा पाई बाय एन, या ये वाला कितना हो जाएगा पाई बाय एन, इस तरह। तो ये फिर जो हमारे पास फाई आई जी एंगल आएगा वो हो जाएगा पाई बाय एन। तो अब ये फाई आई जी की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन में पुट करें, ये वाला जो था हमारे पास एंगल डिपेंडेंट पार्ट जो हम ले रहे थे एक्सचेंज एनर्जी, इसमें पुट कर लें फाई आई जे की जगह, तो वो हो जाएगा पाई बाय एन होल स्केयर, ठीक हो गया। या ये बन जाएगा जे स्केयर एस स्केयर पाई स्केयर ओवर एन स्केयर, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करें, ये क्या है पाई स्केयर, और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें नीचे एन स्केयर आ रहा है, इसको जब खोलेंगे तो वो एन स्केयर आ जाएगा नीचे। इसको मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी ये इससे एन स्केयर टाइम कम होगी, क्लियर। तो इट मीन्स कि जो एक्सचेंज एनर्जी अगर यहाँ से यहाँ टोटल एक्सचेंज एनर्जी निकालें और ये ग्रेजुअली चेंज हो रही है, तो वो वाली एनर्जी अब्रप्ट चेंज से क्या होगी, ये बहुत कम होगी। यहाँ पर ये ग्रेजुअल है, एफ एक्सचेंज ग्रेजुअल, क्योंकि ये एन में डिवाइड हो रही है एन एंगल्स में, और ये अब्रप्ट चेंज। तो इसका मतलब है कि ये अगर एक्सचेंज एनर्जी कम होगी, क्लियर, इससे एफ एक्सचेंज ग्रेजुअल मीन कि ये सॉरी इसको मैं ये कर दूँ कि ये जो एफ एक्सचेंज ग्रेजुअल है ये वाली, ठीक है, विच इज़ लेस देन एफ एक्सचेंज अब्रप्ट, ठीक होगा। तो इसका मतलब है कि ये फिर स्टेबल होगी, क्योंकि ये एनर्जी कम है। तो ये स्टेबल कौन सी होगी कि वो जब ग्रेजुअली ये मूवमेंट में ट्रांजिशन हो रही हो, एकदम अब्रप्ट ना हो रही हो। और ये जितनी ज़्यादा ये ट्रांजिशन एंगल कम होगा बीच में, उतने नंबर ऑफ एटम्स ये एन बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर उतनी जो एफ एक्सचेंज ग्रेजुअल है वो फर्दर कम होगी। तो जितना ज़्यादा ये एन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा कम होती है, और उतनी डोमेन वाल विड्थ बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा एटम्स आप ले रहे हैं उस डोमेन वाल में, ठीक हो गया। इसलिए हम जो हमने कहते हैं ना कि एक्सचेंज एनर्जी टेंड्स की ये डोमेन वाल विड्थ ज़्यादा हो, वो इसलिए होती है। तो सो वी कैन से द वाइडर द वाल द लोअर एफ एक्सचेंज, ठीक है, बट एनिसोट्रोपी एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक हो गया। एनिसोट्रोपी एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है कि एनिसोट्रोपी एनर्जी तो वो हम पढ़ चुके हैं ना कि वो या जब ये अगर ये इसका इजी एक्सिस है,
डेफिनेटली ये इजी एक्सिस था, तभी ये इधर मैग्नेटाइज थी। ये इसका इजी एक्सिस है तो ये इधर क्या होगी, इसका इजी एक्सिस ये होगा, और इसका ऑपोजिट भी क्या होता है, इजी एक्सिस। इजी एक्सिस हमेशा जो उस कोई एक डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों इजी एक्सिस होते हैं। तो अगर ये इजी एक्सिस है तो दूसरा इजी एक्सिस क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे समझ लें कि अगर ये ऊपर सारा मैग्नेटाइज है और ये नीचे मैग्नेटाइज है और ये फ़ौरन ट्रांजिशन होती है यहाँ से यहाँ, इसका मतलब है कि इस केस में एनिसोट्रोपी एनर्जी मिनिमम होगी। मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी अब्रप्ट केस में मिनिमम होती है। ठीक हो गया, क्योंकि ये अप है और ये फ़ौरन डाउन हो गए। ये भी इजी एक्सिस है, ये भी इजी एक्सिस है, अप भी इजी एक्सिस है, डाउन भी इजी एक्सिस है। लेकिन अगर यहाँ इस तरह ट्रांजिशन होती है इस केस में, तो इस केस में देखें ये इजी एक्सिस से ये हट गया, ये और हटा, ये और हटा, ये और, जैसा यहाँ नज़र आ रहा है ये रेड कलर, देखें ये इजी एक्सिस था, ये वाला इजी एक्सिस था, तभी ये इधर मैग्नेटाइज था और वो इजी एक्सिस था। तो अब ये अपने इजी एक्सिस से हटते जा रहे हैं, ये सारे। तो इन सब की मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए ना ये तो बिल्कुल हार्ड एक्सिस पे आ गया ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, अगर ये हार्ड एक्सिस है बीच में तो फिर ये हार्ड एक्सिस पे आ गया, तो फिर ये एनिसोट्रोपी एनर्जी इस केस में क्या होती है कि जितना ये ज़्यादा ट्रांजिशन होते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते जाएंगे, उतनी मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब ये अब्रप्ट चेंज हो यहाँ से यहाँ एकदम। ये केस फेवरेबल है मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी को मिनिमम होने में। तो वो तो मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी तो फिर मिनिमम होगी इस केस में, तो वो कोशिश करेगी कि ये फिर ये फिनोमेना हो। जबकि हम देख चुके हैं कि एक्सचेंज एनर्जी कोशिश करती है कि ये ज़्यादा हो ट्रांजिशन, उस केस में जितने ज़्यादा हों एन, उतनी एक्सचेंज एनर्जी कम हो जाती है। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो है वो कंपटीशन हो गया। तो हमने एक्सचेंज एनर्जी का तो एक्सप्रेशन निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, पाई बाई एन होल्स के ये हम लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है ना, स्टेबल होने के लिए ये वाला है। तो एक्सचेंज एनर्जी के लिए हम ये एक्सप्रेशन आगे लेंगे। अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी एफ के। ठीक है, एफ एक्सचेंज तो ये आ गया था ना, एफ के। उसके लिए हम 180 डिग्री डोमेन वाल ले लेते हैं, ये वही जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, और 100 प्लेन लेते हैं कि डोमेन वाल इस प्लेन के पैरेलल है, और एनिसोट्रोपी कांस्टेंट क्या है, के है उस मटेरियल का, और n नंबर ऑफ एटम्स हैं बिटवीन इन डोमेन वाल्स। तो अब देखेंगे अगर ये एटम्स हैं यहाँ से यहाँ, तो इसके बीच में हम क्यूबिक ले रहे हैं, तो इसमें दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, a, विच इज़ लैटिस कांस्टेंट। जो कि यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर ये होगा a, दिस इज़ a लैटिस कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये a इस तरह, और ये टोटल एटम यहाँ से यहाँ कितने थे, n, जिनमें ये ट्रांजिशन हो रही है, ये n एटम्स थे ना, 1 2 3 4 5 अप टू n। तो ये टोटल जो यहाँ से यहाँ लेंथ बनेगी ये वाली, ठीक है, जो टोटल लेंथ बनेगी फ्रॉम हेयर टू, सॉरी, टोटल लेंथ डोमेन वाल की मैं बात कर रहा हूँ कि डोमेन वाल विड्थ जो टोटल लेंथ बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी n मीन ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर, और दूसरा ये कोई से दो एटम बीच की स्पेसिंग कितनी है, a, लेटिस कांस्टेंट a, क्योंकि सिंपल क्यूब हम ले रहे हैं, तो n इंटू a, ये टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ से यहाँ n a, और ये लेंथ किसकी इक्वल है, ये डोमेन वाल विड्थ की इक्वल है। हम पहले देख चुके हैं कि ये डोमेन वाल विड्थ है, इसका मतलब है कि डेल्टा इज इक्वल टू n इंटू a। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ लिख लिया, डेल्टा इज इक्वल टू n इंटू a। तो ये चीज़ फिगर में यहाँ शो की गई है कि ये जो है ये देखना, ये यूनिट सेल नहीं है एक, ये इसमें बहुत ज़्यादा अंदर एटम्स हैं इस तरह ना, बहुत ज़्यादा यूनिट सेल हैं इसके अंदर। एक पोर्शन लिया, ये एक डोमेन इधर मैग्नेटाइज है, ये ऊपर मैग्नेटाइज है, ये बीच की डोमेन वाल विड्थ है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके हमने देखा इस पोर्शन को, वो ये आ गया, तो ये डेल्टा होगी डोमेन वाल विड्थ इधर। ये डेल्टा किसकी इक्वल हो जाएगा, NA, मतलब एटम इस तरह आ गए, ये वही चीज़, एग्जैक्टली यही चीज़ है, ये सिर्फ इसका एंगल चेंज है। सो एफ एक्सचेंज जो है वो अब हम निकालना चाहें तो वो JE स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। हम सॉरी पहले एक्सचेंज निकाल लेते हैं, हम पहले एक्सचेंज एनर्जी निकाल लेते हैं पहले फॉर दिस क्यूबिक सिस्टम, फिर एनिसोट्रोपी एनर्जी निकालेंगे। सो इट बिकम JE स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर n, ये बेसिकली n स्क्वायर है, एक तो इसमें ये पॉइंट ये n स्क्वायर है, ये था ना ये जो हमने लास्ट टाइम,
एन स्केयर, पाई स्केयर ओवर एन स्केयर, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर मिस हुआ हुआ एन स्केयर है। और दूसरा ये जो था, ये दो मूवमेंट्स के बीच में था ना, जस्ट दो मूवमेंट, ये पाई बाई एंगल कौन सा था, पाई बाई एन, जो दो मूवमेंट्स के बीच में है, तो हमने तो इन सब के बीच में निकालना है। तो ये जो एनर्जी आई है, ये जो एनर्जी थी, ये सिर्फ दो मूवमेंट्स के बीच में थी। तो अगर हमने सब के लिए निकालनी है तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हम इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गई। ये टोटल ये आ जाएगी एन जे ई एस स्केयर पाई स्केयर ओवर एन स्केयर, ये एनर्जी आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी। इसको एरिया ऑफ डोमेन वाल से डिवाइड कर लें, ए स्केयर, ठीक होगा, पर यूनिट एरिया ए से ए स्केयर, तो ये क्या आ जाएगी, एक्सचेंज एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया। अब इसमें ये एक एन इससे कट जाएगा पावर से 2 से, तो क्या रह जाएगा, जे ई एस स्केयर पाई स्केयर ओवर एन ए स्केयर, जो कि पहले लिखा हुआ था यहाँ। और अब एन ए स्केयर को मैं ब्रेक कर लूँ, एन ए स्केयर को मैं लिख लूँ एन ए इंटू ए, एन ए इंटू ए, ये इसलिए किया कि एन ए जो है वो डोमेन वाल विड्थ की इक्वल था, जो यहाँ देखा हमने, डेल्टा इज इक्वल टू एन ए, डोमेन वाल विड्थ इज इक्वल टू एन ए, सो इट बिकम्स डेल्टा, सो वी गेट जे ई एस स्केयर पाई स्केयर ओवर डेल्टा ए स्केयर, ठीक है। वी कॉल दिस इक्वेशन ए, यूलर्स इक्वेशन ए आ गई, ठीक होगी। ये क्या आ गई, एक्सचेंज एनर्जी, ये इक्वेशन ए में देती है, एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन टोटल एक्सचेंज एनर्जी ऑफ डोमेन वाल, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, डोमेन वाल विड्थ पे, बाकी चीज़ें तो इसमें कांस्टेंट है, डेल्टा पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा डेल्टा होगा उतनी एक्सचेंज एनर्जी कम होगी, ये हम पहले एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। नो वी मूव टू मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी, मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डोमेन वाल या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, वो किसकी इक्वल होती है, एफ के वन, ये सारी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी हम देख चुके हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1 की इक्वल है, ये 0 की इक्वल है, तो ये 0 ये ख़त्म हो जाएगा और ये सारा 1 हो जाएगा। वी गेट एफ के इज इक्वल टू के वन, ठीक है, एफ के इज इक्वल टू के वन, ये आ जाएगी हमारे पास। ये क्या है, ये जो एफ के है ना, दिस इज एनिसोट्रोपी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हमने मैग्नेटो क्रिस्टलाइन, ये हमने एनिसोट्रोपी वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ये पर यूनिट वॉल्यूम होती है। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, वो अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूँगा। सो जो एनिसोट्रोपी एनर्जी पर यूनिट एरिया आती है, ये पर यूनिट एरिया ऑफ डोमेन वाल, उस स्मॉल एफ के हम लिख देते हैं, स्मॉल एफ के इज इक्वल टू एफ के इंटू डेल्टा, ठीक है। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम को जब आप वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट एरिया आ जाएगी। सो एफ के इज इक्वल टू एफ के इंटू डेल्टा, कैपिटल एफ के इंटू डेल्टा, और कैपिटल एफ के किसकी इक्वल है, वो ये के एनिसोट्रोपी कांस्टेंट के या के वन की इक्वल है। सो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, एफ के इज इक्वल टू के वन, ये वही है जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये था, क्योंकि ये 1 हो गया था, ये 0 हो गया था, ये बचा था पीछे। सो एफ के इज इक्वल टू के वन इंटू डेल्टा, ये दिस इज इक्वेशन बी। तो हमारे पास इक्वेशन ए क्या दे रही है, एक्सचेंज एनर्जी, और इक्वेशन बी क्या दे रही है, मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपी एनर्जी। ये भी पर यूनिट एरिया है, दैट एक्सचेंज एनर्जी पर यूनिट एरिया है, और ये भी एक्सचेंज एनर्जी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया हम इससे निकाल रहे हैं कि डोमेन वाल का एरिया तो चेंज हो सकते हैं, हम उसको पर यूनिट एरिया निकाल लें ताकि एरिया के रोल बीच में से ख़त्म हो जाए, क्योंकि पर यूनिट एरिया तो सेम रहेगी। सो तो हमारे पास टोटल एनर्जी डोमेन वाल वो क्या बन जाएगी, एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्सचेंज प्लस एफ के एक्सचेंज एनर्जी प्लस एनिसोट्रोपी एनर्जी, और इसकी वैल्यूज पुट कर लें दोनों की। ये इक्वेशन ए, ये इक्वेशन बी से आ गई। अब इसको जस्ट इसको क्या करें, इसको मिनिमाइज़ करना है, और ये किन पे डिपेंड करिए, डेल्टा पे, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा डिफरेंशिएट कर लें। तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन हो, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 पे रखें तो उसको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। इसको 0 पे रखें, वहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालें, तो ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी डोमेन वाल, ठीक है। डोमेन वाल विड्थ आ जाएगी स्टेबल डोमेन वाल, ठीक है। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करें मटेरियल की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो स्टेबल डोमेन वाल आ जाएगी। अब इसमें देखें कि हम ये बात कर रहे थे कि के वन एनिसोट्रोपी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है उतनी डोमेन वाल विड्थ क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो एनिसोट्रोपी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो वो फ़ौरन टेंड करेगी कि फ़ौरन से मूवमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएँ। और एक्सचेंज इंटीग्रल कांस्टेंट ये जितना ज़्यादा होता है उतनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, उतनी डोमेन वाल ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मीन के वो कोशिश करेगी कि मूवमेंट्स के बीच में एंगल जे जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी वो मूवमेंट्स के बीच में एंगल ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे डोमेन वाल के बीच में।
सो यहाँ से डेल्टा की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लें, डेल्टा की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पुट कर लें इधर, तो वो एफ टी टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, वो इसकी इक्वल है एफ टी इज इक्वल टू, हम इसको पुट करके सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी हमने ये वाला जो था, ये पार्ट भी बाद में अगर ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमने एंगल डिपेंडेंट पार्ट किया था ना, तो ये जो हमने छोड़ा था ये पार्ट, इसकी वैल्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत बहुत कम है ये वैल्यू। तो बस क्या बन गया था, एफ टी टोटल एनर्जी ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करके हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास आयरन है, एफसीसी आयरन है, तो उसमें एनिसोट्रोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, लैटिस कांस्टेंट दिया हुआ है, जेई दिया हुआ है, केटी पुट करके ये इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास डेल्टा आता है अबाउट 0.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। ये तकरीबन बन जाता है 200 लैटिस स्पेसिंग, 200 लैटिस स्पेसिंग। और एक लैटिस स्पेसिंग होती है वो यूजुअली आंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है, अबाउट 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 200 लैटिस स्पेसिंग को अगर हम रफली अगर हम लैटिस कांस्टेंट से डिवाइड करूँ, ये लैटिस स्पेसिंग है ना, कि अगर एक एटम है, फिर दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, ये तो ये कितनी मतलब इन कैपिटल एन ये इतना आ जाता है, ठीक हो गया, ये इतना हो गया। और उसमें से मैं अगर मैं ए से डिवाइड कर लूँ बीच में, सॉरी जो ए है बीच का डिस्टेंस, ये जो ए है ये यूजुअली एंगस्ट्रॉम में होता है, लैटिस कांस्टेंट ना, या मोटी साइंस किसी बुक में आपको मिल जाएगी ये वैल्यूज़, जैसे 5 एंगस्ट्रॉम, 6 एंगस्ट्रॉम, राउंड अबाउट इसी के क्लोज होते हैं, 10-20 एंगस्ट्रॉम। तो इसको अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो जो डोमेन वाल विड्थ अप्रोक्सीमेटली आती है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं जस्ट एक रफली कह दूँ तो 10 नैनोमीटर के राउंड अबाउट, 10-15 नैनोमीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मटेरियल को छोटा करते जाएँ, नैनो में चले जाएँ, तो उसका साइज़ इसके जब क्लोज हो जाएगा डोमेन वाल के, तो वो फिर वो सिंगल डोमेन बन जाएगा वो मटेरियल, इसमें डोमेन वाल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो सिंगल डोमेन बन जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमने डोमेन वाल विड्थ कैलकुलेट की एक सिंपल क्यूब मटेरियल के लिए। थैंक यू।